बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो तमाम 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो कि फेडरल बोर्ड के हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का मैथमेटिक्स का फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, यानी आपको पता है कि फेडरल बोर्ड ने असेसमेंट फ्रेमवर्क एंड मॉडल पेपर्स अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए हैं, और उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के टॉपिक्स को जो है वो थ्योरी के लिए, यानी जो थ्योरी का पेपर होता है उसके लिए हम निगलेक्ट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, और उसको हम बहुत अच्छे से ज़रूर नहीं है उसको प्रिपेयर करना। ठीक है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस पेपर में नहीं आएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप easycam4u.com वेबसाइट को विजिट करें, और वहाँ पर आपको डिफरेंट क्लासेस के टैब्स नज़र आएंगे, और सबसे एंड पे आप देखेंगे फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क्स का टैब है। ठीक है, तो इसमें जिस जिस क्लास के लिए, जिस जिस सब्जेक्ट के लिए फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क अपलोड हो रही है उसकी वीडियो, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप बुक लेकर अपनी बुक्स जिसका भी फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क आपने नोट डाउन करना है, ठीक है, उसकी बुक लेके ब्लैक या रेड कलर का मार्कर लेके आप बैठ जाएं, और साथ साथ वीडियो में जो आपको बताया जा रहा है आप उसको क्रॉस कर सकते हैं फॉर्मेटिव वाले टॉपिक्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो आपको सिलेबस एंड मॉडल पेपर्स का टैब नज़र आता है। आप इसको क्लिक करें और सबसे ऊपर SLOs बेस्ड एग्जामिनेशन को क्लिक करें। फिर आपके पास जो पेज ओपन हो जाता है, इस पर आपके तमाम सब्जेक्ट्स, तमाम क्लासेस 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए असेसमेंट फ्रेमवर्क्स एंड मॉडल पेपर्स जो हैं वो अपलोड हैं। ठीक है, असेसमेंट पेपर फ्रेमवर्क का जो आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं उसके बिल्कुल एंड पे जो है वो मॉडल पेपर जो है वो आपको गिवन होगा। आप देख सकते हैं कि कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हैं, कितने मार्क्स का सब्जेक्टिव है। ठीक है, और आप यहाँ से किसी भी सब्जेक्ट का जो है वो असेसमेंट फ्रेमवर्क डाउनलोड करके और उसको खुद से भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, और PBAs के भी सब के सब जो है वो यहाँ पर गिवन है। इस क्लास में जो है वो हम मैथमेटिक्स के लिए हम कर रहे हैं, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड हो गया है। ठीक है, नेशनल करिकुलम 2022 टू 2023 के अकॉर्डिंगली ये आपको असेसमेंट फ्रेमवर्क दिया गया है। ठीक है, और इसको फिर आप यहाँ से जो है वो डाउनलोड करके यहाँ से देखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लेफ़्ट पे आपके पास डोमेन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो डोमेन्स मैंने, ये आपकी बुक है, ये देख लें, 10th मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। डोमेन्स जो है वो मैंने लिख लिए हैं यहाँ पर। सिंपल 1 से लेकर 6 तक जो चैप्टर हैं वो डोमेन A में आ रहे हैं। 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, ये 5 चैप्टर्स जो हैं वो डोमेन B में आ रहे हैं, और जो C है डोमेन, उसमें एक ही चैप्टर है बेसिक स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, अच्छा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो 2 चैप्टर में डिस्कस हुई हुई हैं, तो एक चैप्टर को इन्होंने असेसमेंट फ्रेमवर्क का जो PDF है उसके अंदर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 का नाम दिया है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सबसे पहले आप ये देख लें कि आपके पास टोटल जो है वो 2 टॉपिक्स हैं। ये देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे 2 टॉपिक्स पे जो है वो क्रॉस लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि आपके पास ये जो क्रॉस लगा हुआ है ना, ये देख लें कि कौन से टॉपिक पे क्रॉस लगा हुआ है। ये इस ऊपर वाले टॉपिक पे नहीं है, ये थोड़ा सा इस टॉपिक पे है। ठीक है, रिकॉग्नाइज एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसके ऊपर क्रॉस लगाना है, ऊपर वाले पे नहीं लगाना। ठीक है, ये थोड़ा सा गलती से ऊपर लग गया, तो ये जो है ना, ये यहाँ तक। ठीक है, रिकॉग्नाइज एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये इसको उन्होंने कहा हुआ है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है ना, फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और दूसरा उन्होंने क्या किया हुआ है कि 2 SLOs लिखे हुए, अप्लाई ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये इंक्लूड है, लेकिन अप्लाई द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अ मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो मॉड्यूलस जो है वो उन्होंने फॉर्मेटिव के लिए निकाल दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देख लें, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया खुद से हो जाए। ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पर आप देखें, ये आपको फॉर्मेटिव नज़र आ रहा है ना। ठीक है, फॉर्मेटिव में देखें लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेट एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसको आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है, लेकिन जो हमने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, ये सबमिटिव है, ये इसमें से पूछा जाएगा। जो इन्वर्स पूछ रहे हैं ना, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो उसमें से क्वेश्चन आएगा, लेकिन सिंपल डेमोन्स्ट्रेट
करना एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को फॉर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर इसको ज़रा अच्छे से मार्क कर लें। अब इसमें क्या होता है कि बिल्कुल हल्का सा छोटा सा कोई टॉपिक अगर निकाल देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी या ऊपर आपने लॉज पढ़े हैं तो इसका मतलब है कि आपको सब कुछ आता ही है। ठीक है, यहाँ पर आप कम्यूटेटिव लॉज पढ़ेंगे, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव सारे लॉज पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। अब इसको निकालने का मुझे नहीं पता कि क्या मकसद इन्होंने निकाला है। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर देंगे, इसको निकाल दिया है और यहाँ पे मॉड्यूलस लिख कर और उसको क्रॉस लगा दे के वो है, और ये जो है ना ये इसके साथ यहाँ टिक लगाएं, ये मैंने स्टार लगाया हुआ है। ठीक है, ये स्टार है। अच्छा, फिर आ जाए नेक्स्ट पर। अब इस चैप्टर में देख लें कि क्या क्या चीज़ है, कि चैप्टर में किसी पे क्रॉस लग रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ आपको दिखाई है कि वो एडिटिव आइडेंटिटी को जो उन्होंने कहा डेमोस्ट्रेट करें या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को डेमोस्ट्रेट करें, तो वो यही दो चीज़ें आती हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि ये जब आप पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं तो ये भी आपने अंडरस्टैंड करनी ही होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक ही टॉपिक उन्होंने इसमें से निकाला है, छोटू सा टॉपिक निकाला है कि आप मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है ये आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक हो गया। फिर हम चलते हैं जी सेकेंड चैप्टर की तरफ। ठीक है, सेकंड चैप्टर है आपका, बल्कि यहाँ पर भी आप इस चीज़ को ज़रा नोट डाउन कर लें जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि अप्लाई ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सबमिटिव है, लेकिन अप्लाई ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अ मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको फॉर्मेटिव किया हुआ है। सिंपल ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन को ओके किया हुआ है और मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को निकाला हुआ है। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 इसको नाम दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये देखें, लेकिन अब मैंने यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 भी लिखा हुआ है, 2 भी लिखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने ना जो असेसमेंट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वाला चैप्टर है और 2 वाला चैप्टर, दोनों के एसएलओज इसमें मिक्स हैं। ठीक है, इसमें आधे एसएलओ जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वाले से आए हुए हैं और आधे जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वाले चैप्टर से आए हुए हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि इसके जो सारे के सारे एसएलओज हैं वो एक चैप्टर में से नहीं आए, ताकि आप जब खुद से डाउनलोड करके देख रहे हों तो आपको जो है वो परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये इसके ऊपर फुल टिक लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसके जितने भी एसएलओज हैं ना किसी पे भी क्रॉस नहीं लगा, ये पूरा चैप्टर इंक्लूडेड है। फिर आ जाएँ जी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो इसमें 3 टॉपिक्स पे क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने ओपन कर लिया थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें एक फॉर्मेटिव है। ठीक है, टॉपिक डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए उसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, डिस्प्ले करना है। तो एक ये वाला टॉपिक, ये तो बिल्कुल जर्नल्स है। जब आप मैट्रिसेस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको बताया जाता है कि इस तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, जैसे इन अ मैथमेटिकल क्विज बिटवीन द गर्ल्स एंड बॉयज़, क्लास 8 के गर्ल्स इतने थे, उन्होंने इतने स्कोर लिए हैं और इतने थे, ये सारा यानी इस फॉर्म में जब आपके पास डाटा था तो उसको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह से अरेंज किया, यानी 8 क्लास की अलग लाइन बनाई, 9 की अलग बनाई, 10th की अलग बनाई, फिर रोज़ बनाई बॉयज़ एंड गर्ल्स की अलग अलग। तो इस तरीके से आपने जो आपको डाटा गिवन होता है, रॉ डाटा गिवन होता है, उससे आप मैट्रिसेस बना लेते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। ये मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने यहाँ से क्यों निकाला है, क्योंकि जब हम मैट्रिसेस का चैप्टर कर रहे हैं तो इट मीन्स के ये इन्फॉर्मेशन हमने सीखनी ही है, फिर आगे जाएंगे। लेकिन पेपर में वो आपसे इस तरह का डाटा देकर ये नहीं पूछेंगे क्वेश्चन के इससे आप मैट्रिसेस बनाएं और ऑर्डर 2 की मैट्रिसेस आप बनाएं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया ये। नेक्स्ट जो है वो आपके पास एक और फॉर्मेटिव है और एक लास्ट में। ठीक है, सेकेंड जो है टॉपिक निकाला है कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी एंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें आप पहले उस पर लगा लें, ये देखें प्रोडक्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी एंड द मैट्रिक्स। ठीक है, और थर्ड वन जो है वो आपके पास क्या है, थर्ड वन है आपके पास explain with example how mathematics plays a key role in the development of the new scientific theories and technologies। यानी अब बेसिकली इस चैप्टर का मतलब ये तो जनरली आना ही चाहिए ना, जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, चाहे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो बेसिकली उसका
डेली लाइफ में विद एग्जांपल्स हमें उसका रोल पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसको उन्होंने मतलब लाइक कह दिया है कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, हम आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे, थ्योरी का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ मैथमेटिक्स प्ले अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू साइंटिफिक थ्योरीज एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स निकालने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन पे आप क्रॉस लगा सकते हैं कि ये इसमें से पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये आपको नॉलेज होगी तो आप ये क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए ये जो 2 क्वेश्चंस थे ना, इनका कोई ख़ास इन्होंने कोई हेडिंग बना के नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, कि हम उस चीज़ को जो है वो कट ऑफ करें। और इस भी टॉपिक का अलग से कोई हेडिंग नहीं है, ठीक है, कि हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी को ले लें, ठीक है, जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, कोई नंबर हो 2, 3 या कुछ भी वट एवर, ठीक है, उसको हम जो है वो मैट्रिसेस से जो है वो प्रॉपर मल्टीप्लाई करें। तो ये क्वेश्चंस के बीच में ही आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपरली अलग से इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आप इन 3 टॉपिक्स को, फर्स्ट टॉपिक को, सेकंड को एंड सेकंड लास्ट को, इसको आप जो है वो मेंशन कर दें कि दीज आर फॉर्मेटिव, ठीक है। तो इसके साथ आपने क्रॉस लिख दिया है, ठीक है, लेकिन टॉपिक तो इतना कोई ख़ास इसमें से निकाला नहीं है इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन यानी चैप्टर 4 पर आ जाएं, इसको उन्होंने मेंशन किया हुआ है क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस का सेकंड चैप्टर, ये इसके ऊपर टिक लगा हुआ है, इसका मतलब है इसके जितने SLOs हैं सब इंक्लूडेड हैं। चैप्टर 5 भी कम्प्लीटली इंक्लूडेड है, ठीक है। अलजेब्रिक फ्रैक्शंस, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने इसको क्यों कह दिया कि टिक है, क्योंकि इसके एक SLO पे क्रॉस लगा हुआ है और वो है डिस्क्राइब रैशनल एक्सप्रेशन, यानी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी आपको कि डिस्क्राइब कर दें, डिफाइन कर दें विद एग्जाम्पल, ठीक है, डिफाइन विद एग्जाम्पल, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स तो आएंगे, क्योंकि देखें फैक्टराइज एंड सिंप्लीफाई रैशनल एक्सप्रेशंस। अब जब आपको रैशनल एक्सप्रेशन का पता ही नहीं होगा कि रैशनल एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, तो आप उनको फैक्टराइज कैसे करेंगे, आप उनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। इसका मतलब है कि ये टॉपिक आपको नॉलेज तो लेना ही पड़ेगा, अंडरस्टैंड तो करना ही है, लेकिन डिफाइन करके, डिस्क्राइब करके सवाल वो आपसे नहीं पूछेंगे, बल्कि न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में, मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी फॉर्म में ही आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक फ्रैक्शंस का जो टॉपिक था, ये एक जो है वो इन्होंने निकाला है, जो कि आपको यहाँ पर भी साथ साथ में दिखाती जा रही हूँ, आप नोट करें। ये अलजेब्रिक फ्रैक्शंस वाला चैप्टर है और डिस्क्राइब रैशनल एक्सप्रेशन, और ये आपने फॉर्मेटिव के लिए निकाला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 6, इसको भी कम्प्लीटली इंक्लूड किया गया, टिक लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें से भी 2 छोटे छोटे टॉपिक्स को इन्होंने, बिल्कुल ही छोटे छोटे टॉपिक्स को मतलब ऐसे कहा है कि बस ये नहीं हम पूछेंगे, मतलब ऐसे जैसे नहीं कोई कोटा पूरा कर रहा होता है कि बस हाँ हमने मैथ्स में से भी कुछ निकाला है। भाई अगर आपने निकालना है तो पूरा पूरा चैप्टर या कुछ पूरे कॉन्सेप्ट्स निकालें ना, ताकि पता हो कि 10th में वो कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े जा रहे, वो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। लेकिन नहीं, मतलब पूरा पूरा पढ़ाना है, लेकिन कुछ ये शो करने के लिए कि हाँ हमने इसका भी थोड़ा सा सिलेबस कम किया है। तो उसके लिए ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द फंक्शन, ठीक है। अब इसका फंक्शंस एंड ग्राफ्स का मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। फंक्शंस एंड ग्राफ्स, ये आपको सबसे पहला वाला नज़र आ रहा है SLO इसका, ठीक है, फंक्शंस एंड ग्राफ्स का। रिकॉग्नाइज नोटेशन एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। रिकॉग्नाइज नोटेशन, अब ये देखिए, अब इस वाले में हमें तो कुछ इतना ख़ास पता नहीं चल रहा कि इस SLO को निकाला हुआ है, ठीक है। बाकी रिकॉग्नाइज नोटेशन, यानी जो आपके पास फंक्शन है उसकी नोटेशन को आप रिकॉग्नाइज करें, ठीक है। अच्छा, एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड आउट करें, तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने सिंपल इसको इस तरह से लिखा हुआ है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एंड परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द फंक्शन, ठीक है। लेकिन ये अलग से उस तरीके से कोई चैप्टर नहीं है, मतलब चैप्टर में कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है, जिसको हम जाके मार्क करेंगे, ये पूरा टॉपिक नहीं आ रहा। और डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व थ्रू द टेंजेंट लाइन, अब कोई भी आपके पास कर्व होता है ना, मतलब लाइक ये कर्व जा रहा है, ठीक है, ये आपके पास कोई ग्राफ बना है, कर्व जा रहा है। अब डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, यानी कितना स्लोप है किस तरफ, यानी इस पॉइंट पे कितना ग्रेडियंट है, या इस पॉइंट पे कितना ग्रेडियंट है, इस पॉइंट पे कितना ग्रेडियंट है। उसके लिए हम एक टेंजेंट लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू उसका जो है वो टेंजेंट जो है वो फाइंड आउट, ग्रेडियंट फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो ये आप अपने चैप्टर में उसको ओपन करके देख लें कि कोई ख़ास इस तरह से हेडिंग दे के ये वाला कोई टॉपिक नहीं दिया गया हुआ, ठीक है। तो बस आप चैप्टर जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें
जो है वो कहीं ना कहीं जब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे तो हमें पता भी चल जाएगा कि ये जो है वो कर्व्स हैं, इनके ये ग्रेडियंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको फाइंड आउट करने के लिए ये नहीं अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बाकी जो भी चैप्टर में जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी वो असल में पूछी जाएंगी। ये बेसिकली इन्होंने क्या किया कि बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है ना उसको कह देते हैं कि नहीं 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 हम इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। भाई इंट्रोडक्शन वाला जो टॉपिक होता है वो स्टूडेंट पढ़ेगा ही, उसको जब टीचर्स पढ़ाएंगे ही तो उसको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा ना। तो बिल्कुल जो स्टार्ट ऑफ द चैप्टर होता है उसको बोल देते हैं कि नहीं ये वाला चैप्टर हमने निकाल दिया, ठीक है। तो ये भी ऑलमोस्ट देखिए मैंने कहा है कि इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना आपने। मीन्स कि जो ग्रेडियंट वाला सवाल आपसे नहीं पूछेंगे ना तो ये अलग से ग्रेडियंट वाला सवाल तो नहीं आएगा, लेकिन ग्रेडियंट का आपको पता होगा क्योंकि ये बाकी जो है ये देखें बाकी सब में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला और बाकी जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसमें ये यूटिलाइज हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 7। इसमें 3 जो है वो टॉपिक्स निकाले जा रहे हैं और वेक्टर इन प्लेन इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 वेक्टर इन प्लेन। तो ये हमारे पास ये काफ़ी जो है ना चैप्टर्स की ये एसएलओज काफ़ी आगे पीछे हैं। ये देखें अब ये वेक्टर्स इन प्लेन कितना एंड पे करके दिया हुआ है और इसके जो ये टॉपिक्स हैं ये देखें फॉर्मेटिव, ठीक है। पहला कि इंट्रोड्यूस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन अ प्लेन, फिर है रिप्रेजेंट वेक्टर एज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, वेक्टर होता क्या है उसका बता दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास तीसरा भी एक है आपके पास फॉर्मेटिव कि मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ स्केलर, ठीक है। अच्छा, ये 3 थे आपके। तो अब यही वाले 3 हमने क्रॉस कर दिए हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन अ प्लेन एंड रिप्रेजेंट वेक्टर एज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई वेक्टर बाय अ स्केलर। तो अब हम देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या चैप्टर में कुछ अलग से है। तो बेसिकली ये रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है ये अलग से आपसे एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट होगा ही तो आप इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स कर पाएंगे ना, ठीक है। अलग से ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। टॉपिक इसको क्रॉस कर सकते हैं। वेक्टर इन अ प्लेन, ठीक है, इसको भी उन्होंने निकाल दिया है, यानी एक प्लेन में आप वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये वाला एक उन्होंने क्रॉस कर दिया है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी स्केलर को आप मल्टीप्लाई करें वेक्टर के साथ, ठीक है। किसी भी स्केलर को आप वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो इन तीनों को आपने क्रॉस लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा चैप्टर नंबर 8। इस पे फुल पे टिक लगा हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये फुल इंक्लूडेड है। और फिर 9 है कॉर्ड्स एंड आर्क्स ऑफ द सर्कल, ये भी कंप्लीटली इंक्लूडेड है। फिर 10th है टेंजेंट्स एंड एंगल्स ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये भी कंप्लीटली इंक्लूडेड है। 11th प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर क्या है, मैंने एक स्टार लगाया हुआ है, क्रॉस नहीं है स्टार है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्यों स्टार लगाया हुआ था कि ये देखें, ये आप जब डॉक्यूमेंट देख रहे होंगे ना तो डॉक्यूमेंट में आपके पास चैप्टर का नाम होगा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ऑफ अ सर्कल, फिर एकदम से ना वो ख़त्म हो गया, अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया, ठीक है, टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये दोनों चैप्टर्स जो है ना एक ही चैप्टर में कर दिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चैप्टर के एसएलओज हैं और फिर यहाँ से आगे सेकेंड चैप्टर के एसएलओज जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये सारा का सारा चैप्टर इंक्लूडेड है। और लास्ट में जो 12th है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, तो उसकी डोमेन है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ठीक है। और उसके अंदर आपके पास चैप्टर्स के नेम हैं, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये देखें, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके एक चैप्टर का नाम है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और फिर दूसरे चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्शन और तीसरे का है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट्स, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर्स का नाम है और ये तीनों चैप्टर्स एक में ही डाले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक एक चैप्टर है, फिर यहाँ से यहाँ तक सेकंड चैप्टर और यहाँ से यहाँ तक थर्ड चैप्टर, और इसमें से कुछ भी नहीं निकाला हुआ, सारा का सारा ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि ये सारा का सारा चैप्टर इंक्लूडेड है। तो मैथ्स में से तो इन्होंने कुछ भी आप कह लें कि उस तरीके से निकाला नहीं है, जैसे कि
बायो में भी कुछ उन्होंने एक दो टॉपिक्स निकाल दिए, लेकिन इसमें इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं निकाला। जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इंट्रोडक्शन में किसी चीज़ की बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि ये फॉर्मेटिव है, भाई हम इसको नहीं पूछेंगे। भाई आप इसमें कैसे पूछेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन था, इसमें असल में जो चैप्टर में जो काम हो रहा है वो तो आगे है, उसमें से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपने 10th मैथमेटिक्स की फुल बुक प्रिपेयर करनी है, ठीक है, फुल बुक प्रिपेयर करनी है और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। और मैथ्स में आप जो है वो फुल मार्क्स ले सकते हैं, बिल्कुल ये एक गेम की तरह होता है मैथ्स, ठीक है। तो इसमें बहुत फन होता है, अगर आपको समझ आ जाती है तो आप बिल्कुल चुटकियों में जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करके इसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं। इसका जो है ना इसके क्वेश्चंस को किस तरीके से आप एक फ्लो में कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है, ताकि मैथ्स जो है उसको करने में आपको आसानी हो, ठीक है। तो या कैसे आपने डिफरेंट एक्सरसाइजेज के डाटा को हैंडल करना है और आपको पता हो कि अच्छा ये क्वेश्चंस हैं, अरेंज करना है, ताकि आपका जो पूरा मैथ्स फैला हुआ है ना 10-11 चैप्टर्स पे, वो कंडेंस हो जाए आपके सामने, ठीक है। तो आप ताकि उसमें फुल मार्क्स ले सकें। तो वो वाली वीडियो भी आएगी, तो वो आपने ज़रूर जो है वो वॉच करनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें पता चले कि मैथ्स में कोई टॉपिक नहीं छोड़ना, सब कुछ करना है, ठीक है। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।